नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 एक आशीर्वाद कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि इस पाठ के सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की जिस भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो हमें प्रश्न दिया गया है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको तारा का चिन्ह बनाना है। तो पहला प्रश्न, कविता में किसे संबोधित किया गया है? युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को या श्रमिकों को? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है बच्चों को। दूसरा प्रश्न, तेरे स्वप्न बड़े हों, पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? पहला, कल्पना की उड़ान भरना। दूसरा, आकांक्षाएं और रुचियां रखना। तीसरा, बहुत सी उपलब्धियां पाना। और चौथा, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो जो सबसे सही उत्तर है वो है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। प्रश्न 3, उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है? चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना या कष्टों से नहीं घबराना। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है चुनौतियों को स्वीकार करना और कष्टों से नहीं घबराना। तो दोनों ही उत्तर आपके जो हैं वो सही हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, अपने पांव पर खड़े हों, पंक्ति से क्या आशय है? कि अपने पांव पर खड़े हों पंक्ति से क्या भाव स्पष्ट होता है? कि अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना या आत्मनिर्भर बनना। तो अपने पांव पर खड़े होने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना, इंडिपेंडेंट बनना। ठीक है। अगला प्रश्न, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मैंने जो उत्तर चुने हैं वह मुझे सही लगे क्योंकि वह कविता के मुख्य भाव से मेल खाते हैं। सपनों को लक्ष्य की तरह अपनाना और उन्हें साकार करना, यानी कि उन्हें पूरा करना। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से मिलाइए। ये रहा स्तंभ 1 और ये स्तंभ 2। ठीक है।
तो हमें इन पंक्तियों को, स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 की पंक्तियों से मिलाना है, जो उसका भाव स्पष्ट करते हैं। तो पहली पंक्ति, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो इसका सही अर्थ क्या है कि भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना करना। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसका मिलान कर सकते हैं। फिर दूसरी पंक्ति, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। तो इसका अर्थ है विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना, कि भिन्न भिन्न ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना यानी आकर्षित होना, और उसे पाने की ललक होना, उसे पाने की इच्छा होना। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका मिलान कर सकते हैं। फिर तीसरी पंक्ति, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। तो इन पंक्तियों का अर्थ है असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हठ और प्रयास करना। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। ठीक है, और अगली पंक्तियां, हंसें मुस्कुराएं गाएं, यानी कि सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें, कि कठिन परिस्थितियों में भी, मुश्किल घड़ी में भी अपना मनोबल बनाए रखिए, यानी कि अपना धैर्य बनाए रखें, हिम्मत ना हारे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन पंक्तियों का मिलान करना है। फिर अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां दी गई हैं हमें। पहली पंक्ति देखिए, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। दूसरी पंक्ति, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। और तीसरी पंक्ति, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। तो आइए इन तीनों ही पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो पहली पंक्ति है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो इन पंक्तियों का हमें क्या अर्थ समझ में आया कि यह आशीर्वाद या शुभकामना है कि तुम्हारी सोच, कल्पना और लक्ष्य छोटे ना हो, तुम बड़ा सोचो और बड़ा बनो। ठीक है, फिर अगली पंक्तियां, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो इनका अर्थ है सपनों को धरातल पर उतारो, कल्पना से आगे बढ़कर उन्हें साकार करो, उन्हें पूरा करो। फिर अगली पंक्तियां, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। तो इन पंक्तियों का अर्थ कि जो चीजें कठिन हैं, असंभव हैं, उन्हें भी पाने की जिद करो, हार मत मानो। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? तो उत्तर है, मेरे अनुसार बड़े सपने वे होते हैं जो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी लाभकारी हो, जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक या समाज सेवी बनना, क्योंकि वे खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। अगला प्रश्न, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? ललक यानी किसी चीज को पाने की इच्छा। ठीक है, तो हमें संकेत दिया गया है योजना, प्रयास। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। इस पंक्ति में अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है, यानी इच्छा व्यक्त की गई है। ठीक है, तो केवल इच्छा होना ही सब कुछ है? अगर नहीं तो और क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके साथ साथ, हमें यही इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, केवल चाहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए जरूरी है योजना बनाना, ठीक है, निरंतर प्रयास करना,
धैर्य रखना, विफलता से घबराना नहीं, यानी असफलता से घबराना नहीं, और समय का सही उपयोग करना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है सपना देखता है कि मैं बड़े होके वैज्ञानिक बनूं, ठीक है, तो उसे आज से ही मेहनत करनी शुरू करनी होगी, है ना। केवल चाहने से क्योंकि कुछ नहीं होगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो अपने इस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है योजना बनाएं, हम निरंतर प्रयास करते रहें, धैर्य रखें, और अगर मुश्किल आती है कोई हमारे सामने, उसका सामना करें, मुश्किलों से ना घबराएं और समय का सही से उपयोग करें। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बातें करेंगे? ठीक है, इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि अगर आपका सपना ही आपका मित्र हो तो आप उससे क्या बात करेंगे? तो उत्तर है, अगर मेरा सपना ही मेरा मित्र होता तो मैं कहता, तू हमेशा मेरे साथ रहना। जब मैं थक जाऊं या हार मान लूं, तब मुझे याद दिलाना कि मैं तुझे पाने के लिए क्यों चला था। मैं वादा करता हूं तेरे लिए मेहनत करता रहूंगा। तू मुझ में विश्वास रखना, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगला प्रश्न, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? तो उत्तर है, मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूंगा कि वह सच्चा और अच्छा इंसान बने, दुनिया में कुछ अच्छा करे, क्योंकि उसका भविष्य अभी बन रहा है। अगला प्रश्न, कविता की रचना। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी। उन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हमें इस कविता में कौन कौन सी विशेषताएं हैं वही लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। तो पहली विशेषता, प्रेरणात्मक शैली, यानी मोटिवेशनल टोन। ठीक है, कविता एक आशीर्वाद के रूप में लिखी गई है जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। दूसरी विशेषता, क्रियाओं का सुंदर प्रयोग। कविता में अनेक क्रिया शब्दों का प्रयोग है, जैसे चलना, सीखना, रूठना, हंसना, गाना, ललचाना, जो कविता को गतिशील और जीवंत बनाते हैं। फिर तीसरी विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग, यानी सिंबल्स। चांद तारे, चांद तारों का प्रयोग किया गया है बड़े सपनों के लिए। ठीक है, दिए की रोशनी का प्रयोग किया गया है सफलता या अवसर के लिए। उंगली जलाना का प्रयोग संघर्ष और अनुभव का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि कविता में प्रतीकों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और चौथी विशेषता, कल्पना शक्ति का प्रयोग। कवि ने सपनों की एक कल्पनात्मक दुनिया रची है जहां वे छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे पाठक उनसे जुड़ाव महसूस करता है। यानी कि इस कविता की एक अन्य विशेषता है कल्पना शक्ति का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, सृजन। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है स्वप्न। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना, और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाइए। अब हमें यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, जैसे उदाहरण में क्या दिया गया है, बादल को घिरते देखा है, गरजते देखा है, बरसते देखा है। यानी बादल क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, घिरते, गरजते, बरसते। ठीक है, तो हमें भी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता बनानी है। ठीक है,
जैसे हमने ले लिया संज्ञा शब्द नदी, तो नदी को बहते देखा है, बल खाते देखा है, गुनगुनाते देखा है, बढ़ते देखा है, कभी रुकते कभी उफनते देखा है, किनारों को छूते देखा है, पत्थरों से टकराते देखा है, नावों को ढोते देखा है, मछलियां खिलाते देखा है। ठीक है, तो हमने संज्ञा शब्द ले लिया नदी और उसके लिए हमने निम्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता बनाई, जैसे बहते, बल खाते, गुनगुनाते, उफनते, रुकते। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कविता का शीर्षक। इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है, जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों? तो उत्तर है, मैं कविता की पंक्ति तेरे स्वप्न बड़े हों को शीर्षक बनाना चाहूंगा, क्योंकि यह पंक्ति कविता का भाव पूरी तरह से प्रकट करती है। यही आशीर्वाद का सार है, यह प्रेरणात्मक और स्मरणीय भी है। तो यहाँ पर प्रेरणात्मक का क्या अर्थ है कि प्रेरणा मिल रही है जिससे हमें, और स्मरणीय यानी कि याद करने योग्य है। ठीक है, जिसे याद रखा जाए। अगला प्रश्न है भाषा की बात। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वपन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या शब्द दिया गया है? स्वपन दिया गया है और हमें स्वपन से जुड़े शब्दों को यहाँ पर लिखना है जो खाली जगह दी गई है। ठीक है, तो नींद स्वपन से जुड़ा शब्द है। ठीक है, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमें स्वपन आते हैं। कल्पना, स्वपन में कल्पनाएं होती हैं। विचार, ठीक है, स्वपन में विचार आते हैं। रात, क्योंकि रात को ही हम स्वपन देखते हैं, सपने देखते हैं। स्वपन हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, जागना, भ्रम, ठीक है, ये भी स्वपन से जुड़े हुए शब्द हैं। इच्छा और हकीकत या यथार्थ। ठीक है, ये सभी क्या हैं? स्वपन से जुड़े हुए शब्द हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ न देते हों। ठीक है, तो हमें एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी। पृथ्वी को कहते हैं धरा, वसुधा, अवनी और सूता इनसे अलग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर घेरा लगाया गया है। सूता का अर्थ होता है पुत्री या बेटी। ठीक है, तो जो भी शब्द का समान अर्थ नहीं देते हमें उसी पर घेरा लगाना है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, चांद। तो चांद को शशि भी कहते हैं, निशाकर भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं। मधुकर इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, मधुकर का अर्थ होता है भोरा। अगला देखिए, तारे। अब तारे नक्षत्र होते हैं। ठीक है, नक्षत्र भी कहते हैं। तारे का समानार्थी तारक भी है। तारे का समानार्थी उड़ुकन भी है। सोम तारे का समानार्थी नहीं है, ये अलग है। ठीक है, सोम का अर्थ होता है चांद से। फिर अगला शब्द है रोशनी। अब रोशनी प्रकाश, उजाला, आलोक। ठीक है, लालिमा रोशनी का समानार्थी नहीं है। लालिमा का अर्थ होता है लाली। फिर अगला शब्द है स्वपन। तो स्वपन के समानार्थी सपना भी है, इच्छा भी है, कल्पना भी है। यथार्थ इसका समानार्थी नहीं है। यथार्थ का अर्थ होता है सत्य। फिर अगला शब्द है दिया। दिया का समानार्थी ज्योति है, दीपक है, प्रदीप है, लेकिन दीन नहीं है। दीन का अर्थ होता है कोई दुखी व्यक्ति, बेचारा व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न आना जाना।
आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कक्षा में दो समूह बनाइए, एक समूह का नाम आना और दूसरे समूह का नाम जाना होगा। अब अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए और उन्हें चार्ट पेपर पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए। तो आपको आना और जाना दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं और ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। तो आना के बनेंगे, रोज समय पर स्कूल आना एक अच्छी आदत है। दूसरा, घर में मेहमान आए हैं। तीसरा, परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह आना है। और चौथा, दोस्त को देखकर चेहरे पर मुस्कान आना स्वाभाविक है। उसी तरह से जाना का बनाएंगे, राहुल खेलने के लिए पार्क जाना चाहता है। हमें कल पिकनिक पर जाना है। रोज टहलने जाना सेहत के लिए अच्छा है। ट्रेन से गांव जाना बहुत मजेदार लगता है। अगला प्रश्न, डायरी, हंसे मुस्कुराएं गाएं। अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब कब हंसे, कब कब मुस्कुराए, कब कब गाए, कब कब रूठे और कब कब मचले। तो डायरी लेखन करना है आपको। जैसे, सुबह जब माँ ने मेरा मनपसंद नाश्ता बनाया तो मैं मुस्कुराया। फिर स्कूल जाकर दोस्तों के साथ खेला, हंसा और मस्ती में गाना भी गाया। पर जब शिक्षक ने मुझे डांटा तो थोड़ी देर रूठ गया, लेकिन फिर लंच में अपनी टिफिन देखकर मचल पड़ा। पूरा दिन खुशियों भरा था। तो इस तरह से आपको डायरी लेखन करना है। तो प्रश्न है, पाठ से आगे आपकी बात। कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में आपको अपने माता पिता, अध्यापक एवं परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो माता पिता और शिक्षक से मिलने वाले जो आशीर्वाद हैं, जैसे हमेशा सच बोलो, पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे इंसान बनो, सफलता प्राप्त करो और ऊंचाइयों तक पहुंचो। फिर दूसरा प्रश्न है, आप भी अपने से छोटों के प्रति किसी न किसी प्रकार से शुभेच्छा प्रकट करते हैं, उन्हें लिखिए, यानी कि उन्हें कोई ना कोई शुभकामना देते हैं। तो उन्हें भी आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो जैसे आप अपने से छोटों को शुभकामनाएं देते हैं कि खूब खेलो, कूदो और सीखो, ईमानदार बनो, हमेशा खुश रहो, मेहनती बनो और बड़ों का कहना मानो। अगला प्रश्न है, सपनों की बातें। आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, उन्हें एक पर्ची पर लिखें। पर्ची पर अपना नाम लिखना आवश्यक नहीं है। अपने अध्यापक द्वारा लाए गए डिब्बे में अपनी अपनी पर्ची को डाल दें। अध्यापक एक एक करके इन पर्चियों पर लिखे सपनों को पढ़कर सुनाएं। सभी विद्यार्थी अपने अपने सुझाव दें कि उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह के प्रयत्न करने होंगे, कि किस तरह की कोशिशें करनी होंगी उस सपनों को पूरा करने के लिए, किस तरह से योजना बनानी होगी, किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है और लक्ष्य प्राप्ति में संभावित चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए पर्ची पर लिखा सपना क्या है कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, ठीक है, कि किसी बच्चे ने लिखा अपना सपना कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। तो उसे किस तरह के प्रयत्न करने होंगे, रोज पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा, है ना, विज्ञान विषय को गहराई से समझना होगा अगर वह वैज्ञानिक बनना चाहता है, प्रयोगशालाओं में रुचि लेना होगा, विज्ञान से जुड़ी कहानियां, लेख और खबरें पढ़नी होंगी, है ना। और किस तरह से योजना बनानी होगी, हर दिन एक समय तय कर विज्ञान की पढ़ाई करना, ठीक है, कक्षा में पूछे गए सवालों को ठीक से समझना और पूछना, विज्ञान प्रदर्शनियों में भाग लेना, समय का सही उपयोग करना, कि पूरी प्लानिंग करनी होगी, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिर था हमारे पास कि किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है। तो अध्यापक से कठिन विषय समझने में सहायता लें,
ठीक है। माता पिता से पढ़ाई का शांत वातावरण मांगें। वरिष्ठ छात्रों यानी कि जो आपके सीनियर हैं उनसे या मार्गदर्शकों से करियर के सुझाव लें। पुस्तकालय या इंटरनेट से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। और संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं आपके सामने, ठीक है, कि आपको कैसे उन मुश्किलों का, उन चुनौतियों का सामना करना है। कि कुछ विषय आपको कठिन लग सकते हैं, समय की कमी महसूस हो सकती है, कभी कभी निराशा या आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, आर्थिक तंगी या संसाधनों की कमी भी हो सकती है। पर सुझाव क्या हो सकता है आपके लिए? धैर्य रखें, लगातार मेहनत करें, छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें, कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें ताकि आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो पूरा हो पाए, और हमेशा सीखते रहें। अगला प्रश्न, हमारे सपने। आपके माता पिता या अभिभावक आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानते समझते हैं। वे उन्हें पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं, कि जितना उनसे हो सकता है उतनी वो कोशिश करते हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। अपने माता पिता या अभिभावक से उनके द्वारा देखे गए सपने और इच्छाओं के बारे में पूछिए कि वे क्या क्या करना चाहते थे या चाहते हैं। नीचे दी गई तालिका में उन सपनों को लिखिए। आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं। तो घर के सदस्यों के सपने आपको लिखने हैं, जैसे आपको दिया गया है पहले माता का सपना। तो माता का सपना, जो भी आपकी माता का सपना है, जैसे उदाहरण के रूप में लिखा गया है कि उन्हें शिक्षिका बनना था लेकिन वो बन नहीं पाई, ठीक है। और पिता का सपना, वह किसान होते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं, कि अभी उनका क्या है सपना, कि वो किसान हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो डॉक्टर बने। आपके दादा का सपना क्या हो सकता है? वह गरीबों की मदद करना चाहते हैं। दादी का सपना, वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। नाना का सपना, उन्हें कवि बनना था। नानी, वह सिलाई कढ़ाई में नाम कमाना चाहती थी। बहन, वह डांसर बनना चाहती है। और भाई, वह क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो सपना मैंने लिखा है आप भी वही लिखें। आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन से पूछें कि उनका क्या सपना था या क्या सपना है। उसी के अनुसार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न, सबके सपने। प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत से लोग सहयोग देते हैं। तो अगला प्रश्न है, सबके सपने। प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत से लोग सहयोग देते हैं, जैसे शाक विक्रेता यानी सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचता है, स्वच्छता कर्मी साफ सफाई करते हैं जो, रिक्शा चालक रिक्शा चलाने वाला, और सुरक्षा कर्मी आदि। सुरक्षा कर्मी जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि सैनिक। इनमें से किसी एक से साक्षात्कार कीजिए और उनके सपनों के विषय में जानिए। साक्षात्कार के समय कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं उनकी एक सूची भी बनाइए। तो आपको इनमें से किसी एक का इंटरव्यू लेना है और उससे बातचीत करनी है। जैसे आप इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, जैसे आपने रिक्शा चालक का इंटरव्यू लिया और प्रश्नों की सूची क्या होगी, आपका नाम क्या है, आपने यह काम कब शुरू किया, आपका सपना क्या है, आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, और कोई ऐसा सपना जो अब भी अधूरा है। अगला प्रश्न, झरोके से। आपने पढ़ा कि एक आशीर्वाद कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। अब आप पढ़िए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक प्रेरक उद्बोधन, जिसमें वे न केवल सपने देखने की बात करते हैं बल्कि सपनों को पूरा करने की योजना और प्रक्रिया के विषय में भी बताते हैं। तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का चित्र, सपनों की उड़ान। सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है।
पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित्य नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वह उतना का उतना ही है, और आज के जो युवा हैं वो इसी द्विधा में हैं। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वह सबका फायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वह सारे अनुभव मिल सके जिसकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? तो इसे संभव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसे हम बढ़ा सकें। दूसरा यह कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए यह समझ लेने से दूसरी हर चीज तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वह लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम के अगले चरण तक पहुंचा सकती है। अब अगला प्रश्न देखिए, साझी समझ। आपने एक आशीर्वाद कविता पढ़ी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपयुक्त उद्बोधन भी पढ़ा। अब आप इन दोनों पर कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो आशीर्वाद कविता और अब्दुल कलाम जी का उद्बोधन पढ़ने के बाद हमें दोनों में जो समानताएं नजर आई कि दोनों में सपनों को साकार करने की बात कही गई है, मेहनत और प्रयास पर जोर दिया गया है, लक्ष्य का पीछा करते रहने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, ये तो समानताएं होगी। और चर्चा बिंदु क्या हो सकते हैं कि क्या सिर्फ सपना देखना काफी है, समय और प्रयास का सही प्रयोग कैसे करें, सपनों और यथार्थ के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो इस तरह से आप उस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न खोजबीन के लिए, कला, विज्ञान, राजनीति, खेलकूद, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने की संघर्ष यात्रा के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए किस तरह से योजना बनाई, क्या क्या संघर्ष किए, पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़िए। तो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण दे दिया है, बाकी आप इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता से ऐसे व्यक्तियों के बारे में और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया क्षेत्र की किस क्षेत्र में उन्होंने अपने सपने को साकार किया, उनका नाम दिया गया और संघर्ष और योजना दी गई है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, उन्होंने किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की और बचपन में अखबार बेचे और योजनाबद्ध पढ़ाई की। इस प्रकार उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने सपने को साकार किया। दूसरे हैं पीवी सिंधु, और इन्होंने खेल के क्षेत्र में अपने सपने को साकार किया। कैसे? रोज 5 घंटे अभ्यास करते और अनुशासन में रहते। तीसरा कला, एमएफ हुसैन, ठीक है, एमएफ हुसैन ने कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की, अपने सपने को साकार किया। और क्या संघर्ष रहा उनके जीवन में कि वो पोस्टर पेंट करते करते प्रसिद्ध चित्रकार बने। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का नाम है कि प्रेमचंद जी ने साहित्य के क्षेत्र में गरीबी के बावजूद लिखना नहीं छोड़ा और अपने सपने को साकार किया। तो आप भी इंटरनेट की सहायता से और पुस्तकालय की सहायता से प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों के बारे में पढ़ सकते हैं और उनके बारे में और जानकारी एकत्रित
कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।